राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आज आपके लिए काव्य शास्त्र और आलोचना से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सीरीज़ एक लेकर आई हूँ। इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रवक्ता और एलटी की एग्ज़ाम की दृष्टि से प्रश्न रखे हुए हैं, तो आप हर एक प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। जिन्होंने भी इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, और जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्न सीरीज का पहला प्रश्न। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? इसके ऑप्शन हैं भरत मुनि, मम्मट, अभिनव गुप्त या फिर भट्ट नायक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से हमें असत्य कथन छांटना है। पहला कथन है भरत मुनि का रस विषयक चिंतन वस्तुगत है। दूसरा है भरत मुनि रस को आस्वाद मानते हैं। तीसरा है भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही विभाव आदि के संयोग से रस रूप में बदल जाता है। और चौथा है रस का मूल आधार स्थायी भाव है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि रस को आस्वाद मानते हैं। भरत मुनि रस को आस्वाद नहीं मानते हैं, वे इसे आस्वाद्य मानते हैं। आस्वाद्य। देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो दोनों में देखिए थोड़ा सा ही अंतर है। एक है आस्वाद और दूसरा है आस्वाद्य। तो पहले हमें आस्वाद को जानना होगा कि आस्वाद क्या होता है। ये रस का एक आनंद की अनुभूति होती है इसमें, जो कि हमें मानसिक अनुभूति रहती है इसमें, जिसे आस्वाद कहा जाता है। लेकिन आस्वाद्य वह वस्तु होती है जिसका हम क्या करते हैं, स्वाद लेते हैं। जैसे कोई मिठाई होती है तो वह हमें मीठी लगती है और तब वह आस्वाद्य कहलाती है। इस प्रकार रस जो है वो एक आस्वाद की प्रक्रिया है। जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं या किसी नाटक को देखते हैं तो हमें क्या होता है, उसमें एक मानसिक आनंद की अनुभूति होती है, तो वही क्या होता है, आस्वाद होता है। लेकिन भरत मुनि ने रस को क्या माना है, आस्वाद्य माना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा आचार्य रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? इसके ऑप्शन हैं आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, भट्ट नायक या फिर भट्ट लोलट। तो इसमें जो आचार्य रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, आनंदवर्धन। ये क्या है, ये रस सूत्र के व्याख्या न होकर ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है? इसके ऑप्शन हैं भरत मुनि, भट्ट लोलट, भट्ट नायक या फिर अभिनव गुप्त। तो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य हैं ऑप्शन नंबर बी, भट्ट लोलट। अगला प्रश्न है भरत मुनि के ग्रंथ का नाम बताइए। पहला है काव्य प्रकाश, दूसरा है ध्वन्यालोक, तीसरा है नाट्यशास्त्र या फिर रूपक रहस्य। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नाट्यशास्त्र भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है। अगला प्रश्न देखिए, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य के मत को कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं भट्ट नायक, भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक या फिर आचार्य अभिनव गुप्त। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भट्ट लोलट। देखिए उत्पत्तिवाद के अनुसार क्या होता है कि रस की उत्पत्ति होती है, और रस की उत्पत्ति के लिए कारण और कार्य से ही इसकी उत्पत्ति संभव हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए, साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कारकर्ता आचार्य कौन है? इसके ऑप्शन हैं भट्ट नायक, आचार्य अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट या फिर आचार्य शंकुक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भट्ट नायक।
और साधारणीकरण का ही दूसरा नाम क्या है? भुक्तिवाद है। क्या है इसका दूसरा नाम? भुक्तिवाद। एग्जाम में ये प्रश्न भी आता है कि साधारणीकरण का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है भुक्तिवाद। इसके अनुसार क्या होता है कि रस की न तो उत्पत्ति होती है और न ही अनुमिति होती है, केवल रस की क्या हो सकती है? भुक्ति हो सकती है। अगला प्रश्न है, आचार्य शंकुक के मत को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन हैं आरोपवाद, उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद या फिर भुक्तिवाद। तो आचार्य शंकुक ने जो मत अपना दिया है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनुमितिवाद। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? इसके ऑप्शन है 9, 8, 10 या 11। तो भरत मुनि ने ऑप्शन नंबर बी 8 रस माने हैं। अगला प्रश्न है, चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? तो इसके ऑप्शन देखिए, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक या फिर भट्ट लोलट। तो चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग जिस आचार्य ने किया है वो है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य शंकुक। चित्र तुरंग ज्ञान, इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई चित्र देखते हैं उसमें अगर घोड़ा बना हुआ हम देखते हैं तो हम यही मानते हैं कि वह क्या है? असली घोड़ा है। और इसी प्रकार जैसे कभी अभिनय करते हुए कोई अभिनेता हम देखते हैं तो दर्शक सभी क्या सोचते हैं कि वह असल में ही अगर वो राम का किरदार निभा रहा है तो वो हमारे लिए वहाँ पर क्या हो जाते हैं? राम ही बन जाते हैं। कि हम यह सोचते हैं कि हमारे जो सामने प्रदर्शन अभिनेता कर रहे हैं बल्कि वह क्या है? एक वास्तव में ही श्री राम हमारे सामने आ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं? उस अभिनेता में राम की प्रतीति कर लेते हैं। तो यही चित्र तुरंग ज्ञान है। अगला प्रश्न है, शंकुक ने रस सूत्र में संयोग का अर्थ क्या माना है? इसके ऑप्शन है उत्पत्ति, भुक्ति, अभिव्यक्ति या फिर अनुमिति। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुमितिवाद। अगला प्रश्न है, भुक्तिवाद किस आचार्य के रस निष्पत्ति संबंधी मत का नाम है? तो इसके ऑप्शन हैं आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य अभिनव गुप्त या फिर भट्ट नायक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भट्ट नायक। भुक्तिवाद को ही साधारणीकरण कहा जाता है। इसमें से अगला प्रश्न देखिए, इनमें से साधारणीकरण सिद्धांत का किस आचार्य का मत है? तो इसके ऑप्शन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, भट्ट नायक या फिर भट्ट लोलट का। तो साधारणीकरण सिद्धांत जो दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर सी, भट्ट नायक ने। अगला प्रश्न देखिए, हमें इसमें आचार्य दिए हैं और उनके मत को हमें सुमेलित करना है। तो इसमें जो भट्ट लोलट है उन्होंने कौन सा अपना मत दिया है? उन्होंने दिया है आरोपवाद। अगले हैं आचार्य शंकुक। आचार्य शंकुक का है अनुमितिवाद। भट्ट नायक का है, ये मुक्तिवाद नहीं है, ये भुक्तिवाद है। तो भट्ट नायक का यहाँ पर है भुक्तिवाद या फिर साधारणीकरण हम इसे कह सकते हैं। और आचार्य अभिनव गुप्त, इन्होंने दिया है अभिव्यक्तिवाद। तो इस तरह से जो हमारा कूट इसमें बैठता है वो है सी डी ए बी, सी डी ए बी। चलिए देखते हैं सी डी ए बी किस में है। ये है ऑप्शन नंबर ए, सी डी ए बी। इसमें मैंने बहुत अधिक महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न रखे हैं तो आप हर एक प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से रस सूत्र किस आचार्य ने दिया है? इसके ऑप्शन है मम्मट, भट्ट लोलट, भट्ट नायक या फिर भरत मुनि। तो रस सूत्र जिस आचार्य ने दिया है वो है ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि। और इनकी पुस्तक का नाम अभी मैंने बताया, नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? इसके ऑप्शन हैं आलंबन तत्व धर्म का, कवि की अनुभूति का,
सहृदय सामाजिक के चित्त का या फिर उपयुक्त सभी का। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण होता है ऑप्शन नंबर ए आलंबन तत्व धर्म का। अगला प्रश्न है साधारणीकरण का संबंध किस व्यापार से है। इसके ऑप्शन है अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व या फिर किसी से नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भावकत्व का। साधारणीकरण का भावकत्व का संबंध किससे है, साधारणीकरण से है। अगला प्रश्न देखिए भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार इनमें से क्या है। इसके ऑप्शन है न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, शैव दर्शन या फिर वेदांत दर्शन। तो भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन से है। अगला प्रश्न है इनमें से साधारणीकरण की स्थिति की तुलना मधुमती भूमिका से किसने की है। इसके ऑप्शन देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर यहाँ पर नगेंद्र है, सी ऑप्शन में डॉक्टर नगेंद्र है, बी है बाबू श्याम सुंदर दास और डी है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखिए रस को व्यंजना व्यापार किसने कहा है। तो इसके ऑप्शन है भरत मुनि, बी है मम्मट, सी है अभिनव गुप्त या फिर डी है आपका आनंद वर्धन। तो रस को व्यंजना का व्यापार कहने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न देखिए अभिनव गुप्त के रस निष्पत्ति संबंधी मत को किस नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शन है भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, आरोपवाद या फिर उत्पत्तिवाद। तो अभिनव गुप्त के रस निष्पत्ति संबंधी मत को जिस नाम से जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न देखिए अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति संबंधी किस दार्शनिक मत से है। तो इसके ऑप्शन है शैव दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या फिर वेदांत दर्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शैव दर्शन। अगला प्रश्न है रस सूत्र में संयोग का अर्थ व्यंग्य और व्यंजक संबंध माना गया है। तो इसका जो सही आंसर है पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं भट्टनायक ने, भट्टलोलक ने, अभिनव गुप्त ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो रस सूत्र में संयोग का अर्थ व्यंग्य और व्यंजक का संबंध माना है ऑप्शन नंबर सी अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इसके ऑप्शन है रस ब्रह्मानंद सहोदर है, बी है रस की उत्पत्ति सतोगुण के उद्रेक से होती है, सी है रस आस्वाद्य है या फिर डी रस लोकोत्तर चमत्कार है। तो इसमें से जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी रस आस्वाद्य है। तो ये मैंने अभी आपको बताया क्योंकि जो आस्वाद्य कहा जाता है हम किसी जो स्वादिष्ट भोजन होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं और रस की जो हमें प्रतीति होती है वो किससे होती है, आस्वाद से होती है। किसके आस्वाद से होती है, जब हम किसी कविता को या नाटक को सुनते या देखते हैं तो हमें उससे क्या होता है, मानसिक आनंद प्राप्त मिलता है। तो वही क्या है, रस होता है, उसी से हमें रस की आस्वाद का पता चलता है। तो इसलिए रस आस्वाद्य न होकर क्या है, आस्वाद है। क्या है, आस्वाद। आस्वाद का अर्थ होता है मानसिक आनंद। जब हमें किसी कविता या नाटक को देखकर मानसिक आनंद की प्रतीति होती है तब हम आस्वाद का शब्द का यूज करेंगे। और आस्वाद क्या होता है, जब हम कोई स्वादिष्ट भोजन को खाते हैं तब हम उस समय आस्वाद्य शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखिए स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। इसके ऑप्शन है 8, 9, 10 या फिर 11। तो स्थायी भावों की जो संख्या है वो है ऑप्शन नंबर बी 9। अगला प्रश्न देखिए इनमें से कौन स्थायी भाव नहीं है। इसके ऑप्शन है शोक, हर्ष, भय या फिर विस्मय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हर्ष। हर्ष क्या है, संचारी भाव है। क्या है ये, एक संचारी भाव। संचारी भाव कितने हैं, 33 हैं। तो हर्ष भी एक संचारी भाव है।
और इसके अलावा शोक, भय, विस्मय ये सब स्थायी भाव हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें रस को स्थायी भाव से मिलाना है। तो श्रृंगार का जो रस स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? रति होता है। करुण का क्या होता है? शोक होता है। शांत का क्या है? निर्वेद होता है। और रौद्र का क्रोध होता है। तो हमारा जो सही कूट इसमें बैठता है वो है बी, डी, ए और सी। तो देखते हैं बी, डी, ए, सी किसमें है हमारा। बी, डी, ए, सी ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? करुण, वात्सल्य, श्रृंगार या फिर रौद्र? तो रसराज की जो संज्ञा दी है वो दी है ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस को। अगला प्रश्न देखिए, आलम्बन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? भाव, अनुभाव, उद्दीपन या फिर संचारी भाव? तो आलम्बन की जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें ऑप्शन नंबर सी, उद्दीपन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आश्रय की चेष्टाएं इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? अनुभाव, विभाव, उद्दीपन या फिर स्थायी भाव? तो आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं वो आती हैं ऑप्शन नंबर ए, अनुभाव के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 10, 4 या फिर 33? तो सात्विक अनुभाव की संख्या मानी गई है 8। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 10, 9, 33 या फिर 25? तो इनकी संख्या होती है ऑप्शन नंबर सी, 33। अगला प्रश्न है, भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव या फिर अनुभाव? तो भाव का जो बोध कराने वाले कारण होते हैं उन्हें कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, अनुभाव। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता? स्वेद, ग्लानि, रोमांच या फिर अश्रु? तो जो इसमें अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्लानि। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से संचारी भाव कौन सा है? अपस्मार, अवहितता, लज्जा या फिर उपयुक्त सभी? तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी ही संचारी भाव हैं। अगला प्रश्न है, असूया इनमें से किस वर्ग में आएगा? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या फिर स्थायी भाव? तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, संचारी भाव में। अगला प्रश्न है, इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो गर्व देखिए, गर्व क्या होता है? ये है एक संचारी भाव। गर्व क्या है? संचारी भाव है। अश्रु क्या है? अश्रु अनुभाव होता है। रति क्या है? ये आप सबको पता है कि ये स्थायी भाव है। और वात्सल्य है, वात्सल्य रस। तो इसमें देखिए हमारा कूट इसमें बी, सी, डी और ए सही होता है। बी, सी, डी, ए ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से आचार्य विश्वनाथ का मत कौन सा है? इसके ऑप्शन है, आश्रय के साथ सामाजिक का तादात्म्य हो जाना साधारणीकरण है। बी है, साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। सी है, साधारणीकरण आलम्बन तत्व धर्म का होता है। और डी है, साधारणीकरण स्थायी भाव का होता है। तो इनका आचार्य विश्वनाथ जी का जो मत है वो है ऑप्शन नंबर ए, आश्रय के साथ सामाजिक का तादात्म्य हो जाना ही साधारणीकरण है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है कि साधारणीकरण आलम्बन तत्व धर्म का होता है। अगला प्रश्न देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे होता है? इसके ऑप्शन है, मुख्यार्थ से, वाच्यार्थ से, लक्ष्यार्थ से या फिर व्यंग्यार्थ से? तो व्यंजना जो शब्द शक्ति होती है उसका संबंध होता है ऑप्शन नंबर डी, व्यंग्यार्थ से। शब्द शक्तियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? वो 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ। अगला प्रश्न देखिए, रूढ़ि अथवा
प्रयोजन के आधार पर किस शब्द शक्ति में अर्थ ग्रहण किया जाता है? इसके ऑप्शन है अभिधा, लक्षणा या फिर व्यंजना या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा। जब हम रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति कार्य करती है। जैसे क्या होता है, जैसे एक उदाहरण है मोहन, या कोई किसी भी बच्चे का जैसे हम कभी नाम लेते हैं, कहते हैं कि वह गधा है, या मोहन गधा है, राजू गधा है। तो इसमें जो गधा शब्द होता है वो क्या है, लक्ष्यार्थ है, यानी कि वो किसके लिए, गधे का शब्द का जो यूज हो रहा है वो मूर्ख के लिए हो रहा है। जैसे कि राजू गधा है, कहते हैं ना, राजू गधा है, ऐसे प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कोई राजू लड़का कोई गधा नहीं है। गधा मतलब कि मूर्ख। गधे का जो हम लक्षण लेंगे यहाँ पर मूर्ख से लेंगे। किससे लेंगे, मूर्ख से। तो यहाँ पर इसलिए जो मुख्यार्थ, जो गधे का मुख्यार्थ होगा वहाँ पर वो एक लक्षण के आधार पर, यानी कि गधे का जो लक्षण है वो मूर्ख का प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर तब लक्षणा शब्द शक्ति कार्य करेगी। किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है? इसके ऑप्शन है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर तात्पर्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना। अगला प्रश्न है, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति कार्य कर रही है? इसमें कर रही है ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा। देखिए अभी मैंने एक उदाहरण आपको बताया तो वही चीज इसमें भी लागू होती है। जब सिंह, सिंह का मतलब होता है वीर, जब कोई वीर तलवार लेकर उतरा तो जितने भी क्या थे, उसके विपक्षी लोग थे, क्या थे, गीदड़ मतलब विपक्षी और कमजोर लोग जो थे वो क्या हो गए, भाग गए वहां से। तो यहाँ पर एक क्या रूढ़ि शब्द प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ पर तब लक्षणा शब्द शक्ति कार्य करेगी। अगला प्रश्न देखिए, घर गंगा में है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? इसके ऑप्शन है लक्षणा, व्यंजना, अभिधा या फिर तात्पर्य। तो घर गंगा में है, इसमें यहाँ पर कार्य करेगी ऑप्शन नंबर बी, व्यंजना शब्द शक्ति। अर्थात क्या है कि घर गंगा में है, घर गंगा के ऊपर नहीं बनाया गया है, बल्कि यहाँ पर घर गंगा में है का अर्थ घर क्या है, उसके गंगा के निकट है, यानी कि उसके नज़दीक कहीं पर बनाया गया हुआ है घर। या फिर आप इसका दूसरा अर्थ लिख सकते हो कि इसको लिया जा सकता है कि घर में क्या है, गंगा की जैसी ही पवित्रता है। क्या है, पवित्रता है, निर्मलता है, पवित्रता है। तो इस तरह से इसका क्या हो रहा है, यह अर्थ जो निकलता है वही क्या है, व्यंग्यार्थ है। इसका जो दूसरा अर्थ निकल रहा है वही क्या है, व्यंग्यार्थ है। अर्थात घर में क्या है, पवित्रता है या निर्मलता है, या उसका घर क्या है, गंगा के निकट है। तो यहाँ पर दूसरा जो अर्थ निकल रहा है वही क्या है, व्यंग्यार्थ है। और व्यंग्यार्थ का ही बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अगला प्रश्न देखिए, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? इसके ऑप्शन है आचार्य वामन, आचार्य कुंतक, आचार्य अभिनव गुप्त या फिर आचार्य भामह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य वामन। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। केशव, जयदेव, आचार्य भामह या फिर आचार्य कुंतक। तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, आचार्य भामह। अगला प्रश्न है, ध्वनि को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना है? तो
इसके ऑप्शन देखिए, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, मम्मट या फिर आनंदवर्धन। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि ध्वनि को काव्य की आत्मा माना था, ऑप्शन नंबर डी आनंदवर्धन ने। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द है यह कथन किस आचार्य का है? ये थोड़ा सा यहाँ पर जो कथन है वो थोड़ा गलत हुआ है, मैं इसको सही लिख देती हूँ यहाँ पर। कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता है, तो मैं ये यहाँ पर सही कर देती हूँ इसे। ये है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तो यह कथन किस आचार्य का है? इसके ऑप्शन देखिए, मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ या फिर जयदेव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंडित राज जगन्नाथ जी ने यह कथन कहा है। अगला प्रश्न है, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? इसके ऑप्शन है मम्मट, कुंतक, क्षेमेंद्र या फिर अप्पय दीक्षित। तो औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं ऑप्शन नंबर सी, क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हिंदी कवि अलंकारों को काव्य का प्राण तत्व मानता है? इसके ऑप्शन है केशव, बिहारी, देव या फिर भिखारी दास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशव। अगला प्रश्न है और इस सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली को क्या नाम दिया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके ऑप्शन देखिए, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उत्तम, मध्य, अधम, सुकुमार, विचित्र, मध्यम मार्ग और है सत, रज, तम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार, विचित्र और मध्यम मार्ग। तो ये आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न हमारा हो चुका है। मैं अभी काव्य शास्त्र और आलोचना से संबंधित आगे भी एक दो सीरीज़ लेकर आऊँगी, उसमें भी मैं इसी तरह के आपके लिए प्रश्न रखूँगी जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आप उन सीरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।